नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम द्वितीय सत्र में कक्षा 8 के विषय हिंदी में इकाई 1 पत्र एवं डायरी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले बच्चों, हम पत्र एवं डायरी के विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, यह क्या है, तो हमारे जीवन में लेखन का बहुत ही महत्व होता है। हमसे दूर रहने वाले जो संबंधी है यानी स्वजन, मित्र, परिवारजन तथा कभी कभी जो है बच्चों तो व्यावसायिक अधिकारी होते हैं, उसको पत्र लिखना जरूरी होता है। पत्रों के द्वारा ही बच्चों हम अपनी जो बात है अत्यंत सुगमता से उन तक हम पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। बच्चों, हम आजकल देखते हैं तो आजकल क्या है, दूरभाष, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि के माध्यम से यानी उसका उपयोग करके हम संदेश या व्यवहार के लिए यह अधिक हो रहा है। यानी हम संदेश या व्यवहार के लिए बच्चों मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर सकते हैं और ज़्यादातर हम उसके द्वारा ही कार्य करते हैं। फिर भी आजकल हम देखते हैं तो बच्चों पत्रों का महत्व जो है, पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है बच्चों? तो पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। बच्चों, सबसे पहले तो हम देखते हैं तो मोबाइल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से हम अपना विचार प्रेषित कर सकते हैं, लेकिन पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी जो बात है वो व्यक्त की जा सकती है और मोबाइल के माध्यम से हम विस्तार से अपनी बात नहीं बता सकते हैं। दूसरा है, पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। पत्र ही एक ऐसा माध्यम है कि जिसकी वजह से अपने जो विचार है वो प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता होता है। आगे है बच्चों, अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। बच्चों, हम अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है। हम अन्य साधनों यानी मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट के माध्यम से यह नहीं कर सकते और यह पत्र के द्वारा ही हम बता सकते हैं। तो बच्चों, हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो अगर हमारे मोहल्ले में सफाई अच्छी तरह से न हो रही है और गंदगी फैली होती है, तो बच्चों इसी समय हम नगर पालिका के अधिकारी को मोबाइल के माध्यम से उसे शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो इसी समय बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, पत्र के माध्यम से ही अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। तो बच्चों इसी समय हम पत्र का उपयोग ही कर सकते हैं, यानी कि पत्र का महत्व जो है वो महत्व पहले के ज़माने में जितना था इतना ही महत्व आज भी है। मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, फ़ोन आदि का उपयोग होता है अधिकतर, फिर भी जो जितना महत्व पत्र का पहले के ज़माने में था इतना ही महत्व आज के ज़माने में भी है। तो बच्चों, यहाँ पत्र एवं डायरी में पहला जो है पत्र लेखन। यहाँ सबसे पहले पत्र जो है वो है निमंत्रण पत्र। तो बच्चों, निमंत्रण पत्र में क्या है, जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र, जन्मदिन यानी वर्षगांठ के अवसर यानी प्रसंग, उपस्थित यानी हाजिर रहने के लिए मित्रों को निमंत्रण पत्र भेजा जाता है। निमंत्रण यानी बच्चों न्योता पत्र। तो यह पत्र जो है बच्चों
वो किसने लिखा था? साहिल शाह ने लिखा था। और किससे लिखा था? स्नेहल को लिखा था। तो यह पता है 90 भूतनगर सोसाइटी लिंबायत सूरत 394210 8 अगस्त 2011। बच्चों, निमंत्रण पत्र कहाँ से लिखा गया था? तो 90 भूतनगर सोसाइटी लिंबायत सूरत से लिखा गया था। किस दिनांक को लिखा था? 8 अगस्त 2011 को। आगे देखो, प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन यानी बच्चों वर्षगांठ यानी सालगिरह होता है। तो साहिल शाह जो है वो स्नेहल से क्या कहता है कि तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है। रविवार है बच्चों, और रविवार के दिन छुट्टी होती है, इसलिए क्या कहता है साहिल शाह कि रविवार के दिन छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। बच्चों, निमंत्रण का अर्थ होता है न्योता। तो साहिल शाह स्नेहल से कह रहा है कि रविवार की छुट्टी है, मैं सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको मैं आज ही न्योता भेज रहा हूँ। आगे है, तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। इस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। बच्चों, रिश्तेदार यानी हमें मालूम है सगे संबंधी। तो तुम जानते हैं, साहिल शाह स्नेहल से कहता है कि तुम जानते ही होगे कि सालगिरह के दिन तो बहुत आनंद का दिन होता है। इस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आने वाले हैं। विपिन, साजिद, प्रसाद, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। वो मित्र भी अवश्य आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस दिन यहाँ ज़रूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो इस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा। रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। बच्चों, सिनेमा यानी फिल्म होता है। तो साहिल शाह जो है वो स्नेहल से कहता है कि सभी मित्र जो है वो मित्र भी आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस दिन ज़रूर आओ। अगर जो तुम नहीं आओगे तो हमको बहुत बुरा लगेगा। इस दिन जो सारा समय जो है वह हम आनंद से बिताना चाहते हैं। पूरा दिन क्या करेंगे? भोजन, जलसा, खेल करेंगे और रात को हम फिल्म देखने जाएंगे। साहिल शाह स्नेहल से कहता है कि मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम ज़रूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। बच्चों, यहाँ अवसर यानी प्रसंग होता है। तो कहता है साहिल शाह स्नेहल से कि मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम प्रसंग पर ज़रूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को आगे बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श। छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। बच्चों, यहाँ आगमन है। आगमन यानी आना। यहाँ प्रतीक्षा शब्द है, उसका अर्थ होता है इंतज़ार। तो माता पिता का चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार और तुम्हारे आने का मैं प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। तो बच्चों, हमने पहला पत्र जो है निमंत्रण पत्र के बारे में समझ लिया है। यहाँ बच्चों प्रश्न होता है, तो निमंत्रण पत्र कहाँ से लिखा गया था? तो 90 भूतनगर सोसाइटी लिंबायत से लिखा गया था। दूसरा प्रश्न होता है कि निमंत्रण पत्र किस दिनांक को लिखा था? 8 अगस्त 2011 को लिखा गया था। आगे है बच्चों, तो निमंत्रण पत्र किसने लिखा? तो निमंत्रण पत्र
साहिल शाह ने अपने मित्र स्नेहल को लिखा था। आगे बच्चों के निमंत्रण पत्र में किस अवसर का उल्लेख किया गया था। तो बच्चों हमें मालूम है निमंत्रण पत्र में जन्मदिन की दावत का उल्लेख किया गया है। आगे प्रश्न बच्चों बनता है कि निमंत्रण पत्र साहिल शाह ने निमंत्रण पत्र किसे और क्यों लिखा। तो साहिल शाह ने निमंत्रण पत्र अपने मित्र स्नेहल को लिखा था। क्यों लिखा था। तो अगले रविवार को उसका जन्मदिन आने वाला था और अपने मित्रों को जन्मदिन के अवसर पर वह बुलाना चाहता था। तो बच्चों हमने निमंत्रण पत्र के बारे में समझ लिया और सभी प्रश्न भी जानकारी प्राप्त कर ली है। आगे है दूसरा पत्र आता है बधाई पत्र। बच्चों बधाई पत्र यानी शुभेच्छा देता हुआ पत्र। यहाँ जो है बच्चों तो क्या है सालगिरह यानी जन्मदिन पर बधाई पत्र। बधाई यानी शुभेच्छा होता है। तो बच्चों पहला पत्र जो है वो साहिल शाह ने स्नेहल को निमंत्रण के लिए भेजा था और यह दूसरा पत्र जो है वो स्नेहल ने अपने मित्र साहिल को शुभेच्छा देने के लिए यह पत्र लिखा है। तो पता है शांति सदन रावपुरा बड़ौदा 10 अगस्त 2011। तो बच्चों बधाई पत्र कहाँ से लिखा था। शांति सदन रावपुरा बड़ौदा से लिखा था। किस दिनांक को लिखा था 10 अगस्त 2011 को। प्रिय मित्र साहिल सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारे सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। बच्चों सालगिरह यानी जन्मदिन यानी वर्षगांठ, निमंत्रण यानी न्योता होता है। तो स्नेहल जो है साहिल से कहता है कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला था, हम सब बहुत खुश थे, तुम्हारे सालगिरह का निमंत्रण भी मिल गया है। यह जानकर हमें विशेष प्रसन्नता हुई कि क्योंकि कल ही तुम्हारा सालगिरह है। बच्चों हम देखते हैं तो हमारे मित्र के अगर सालगिरह होती है यानी जन्मदिन होता है, इसी समय हम इतने प्रसन्न होते हैं, इतने खुश होते हैं कि शायद हमें ऐसा लगता है कि हमारा ही जन्मदिन है। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, अपने मित्र का जन्मदिन है तो इस जन्मदिन पर हम बहुत ही प्रसन्नता से खुशियाँ मनाते हैं। आगे है इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है। पिताजी को तो सुबह 10 बजे दफ्तर जाना पड़ता है, दर्शना को भी तो सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी, इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। बच्चों यहाँ दफ्तर शब्द है, दफ्तर यानी कार्यालय, यहाँ है बोझ यानी जिम्मेदारी, भार होता है। तो स्नेहल जो है साहिल से क्या कहता है कि मेरी माँ जो है कुछ दिनों से बीमार रहती है, पिताजी भी सुबह 10 बजे कार्यालय चला जाता है, दर्शना जो है वो बहन है लेकिन वो भी स्कूल जाती है और छोटी है, इसी कारण घर का सारा बोझ जो है यानी भार जो है मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उठकर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन में करते हुए भी नहीं आ सकता। बच्चों यहाँ हम देखते हैं शुभ यानी मंगल, अवसर यानी प्रसंग होता है, विवश यानी लाचार बेबस होता है। तो बच्चों स्नेहल जो है साहिल से क्या कहता है, घर का सारा बोझ मुझ पर है
तुम ही बताओ अब सारा भोज मैं किसको सौंपकर आपको आकर मिलो। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस मंगल प्रसंग में उठकर तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन घर की ऐसी स्थिति है कि जिसका विचार करके मैं बेबस हो जाता हूँ। मेरा मन तो बहुत करता है, फिर भी मैं आपके जन्मदिन पर आ नहीं सकता। आगे है बच्चों, तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हैं। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे, हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रख सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे। तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। बच्चों यहाँ है शब्द दिया गया है मौका। मौका यानी अवसर होता है। यहाँ है चिरंजीव। बच्चों चिरंजीव यानी दीर्घायु। शब्द समूह के लिए एक शब्द भी बनता है बच्चों के लंबा जीवन जीने वाला, जिसे क्या कहा जाता है, चिरंजीवी। स्नेहल जो है साहिल शाह से क्या कहता है कि तुम अब 1 साल बड़े हो गए। इस अवसर पर मैं तो आपको बधाई क्यों ना दूँ, यानी बधाई यानी शुभेच्छा क्यों ना दूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे जन्मदिन बार बार आया करे और हम खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित यानी हाजिर न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए शुभकामना है। क्या कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा जो नया वर्ष है वो सुखदायी हो। इसी प्रकार बधाई पत्र में स्नेहल जो है वो अपने मित्र साहिल को शुभेच्छा देता है बच्चों। तो यहाँ प्रश्न बनता है बच्चों, बधाई पत्र कहाँ से लिखा गया था। तो शांति सदन रावपुरा बड़ौदा से लिखा गया था। किस दिनांक को लिखा था बच्चों, 10 अगस्त 2011 को लिखा गया था। आगे है बच्चों कि बधाई पत्र में किस बात की बधाई दी गई है। तो बच्चों हमें मालूम है बधाई पत्र में किस बात की बधाई दी गई है, जन्मदिन की बधाई दी गई है। आगे प्रश्न है कि बधाई पत्र किसे लिखा। तो बच्चों स्नेहल ने अपने मित्र साहिल को लिखा था। क्यों लिखा था, तो बच्चों उसका जन्मदिन था इसीलिए शुभेच्छा देने के लिए बधाई पत्र लिखा था। आगे बच्चों प्रश्न होता है कि बधाई पत्र में स्नेहल ने साहिल को क्या शुभकामनाएं दी थी। तो बधाई पत्र में स्नेहल ने साहिल को शुभकामना देते हुए कहा कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। बच्चों तो हमने दूसरा जो पत्र है बधाई पत्र उसके बारे में समझ लिया और सभी प्रश्नों की जानकारी प्राप्त कर ली। आगे है तीसरा पत्र जो है आश्वासन पत्र। बच्चों आश्वासन पत्र यानी क्या कहा जाता है, अगर हम असफल होते हैं इसी समय बच्चों हम निराश हो जाते हैं। तो निराश हो जाते हैं तो इसी समय हमें कोई न कोई आशा दिलाने के लिए हमें आश्वासन देते हैं, तो उसे कहा जाता है आश्वासन पत्र। तो यहाँ बच्चों क्या है, खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र है। ये बच्चों किसने लिखा था, अवनी ने अपने सखी जागृति को लिखा था। जागृति जो है वो खेल महाकुंभ में असफल हुई थी, इसके लिए अपनी सखी अवनी ने उसे आश्वासन देने के लिए आश्वासन पत्र लिखा था। यह पता है मातृछाया स्टेशन रोड कालपुरा अहमदाबाद।
17 नवंबर 2011। बच्चों, आश्वासन पत्र कहाँ से लिखा था? तो मातृछाया, स्टेशन रोड, कालपुरा, अहमदाबाद। किस दिनांक को? 17 नवंबर 2011 को। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारी इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगे। बच्चों, खेल महाकुंभ जो है इसमें चक्र फेंक का आयोजन किया था, प्रतियोगिता यानी स्पर्धा का आयोजन किया था, तो उसमें असफल हुई थी जागृति। तो अवनी जो है अपनी सखी से क्या कहती है कि तुम्हारे पिताजी से फ़ोन के माध्यम से पता चला कि तुम खेल महाकुंभ के चक्र फेंक प्रतियोगिता में क्या हो गई है? असफल। समाचार जानकर तो मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगे। आगे बच्चों, प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसीलिए उसका शौक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता ही सफलता का सोपान है। बच्चों, यहाँ जो अवनी है अपने सखी जागृति से कहती है कि खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसीलिए उसका शौक यानी बच्चों दुख नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बच्चों? तो इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। हम किसी भी कार्य में असफल हो जाते हैं बच्चों, तो असफल होने से हमें निराश नहीं हो जाना चाहिए। अगर हम निराश हो जाते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं, तो अपनी मंजिल तक वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं बच्चों। इसीलिए हमें अगर असफलता प्राप्त हो तो हमें निराश नहीं बैठना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए? दुगुनी मेहनत करनी चाहिए। अगर हम दुगुनी मेहनत करते हैं तो बच्चों हमें अवश्य सफलता प्राप्त होती है, और निराश होकर बैठ जाते हैं तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है असफलता ही सफलता का सोपान है बच्चों। क्यों असफलता सफलता का सोपान है? जब बच्चों हम बार बार असफल होते हैं, तो बार बार असफल होते हैं तो हमारा मन का जो बच्चों हम बार बार असफल हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो दृढ़ संकल्प हो जाता है, यानी मन में दृढ़ प्राप्त होती है, पैदा हो जाती है कि मुझे भी जीवन में कुछ करना है। इसीलिए हम क्या करते हैं? उसे डट कर सामना करते हैं, जिसकी वजह से हमें अवश्य सफलता प्राप्त होती है। आगे है, सफलता इन्हीं की चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। ध्येय प्राप्ति यानी मंजिल, लक्ष्य। सफलता बच्चों इन्हीं को चूमती है यानी इसे मिलती है जो अपने मंजिल के मार्ग में हमेशा डट कर सामना करते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगुने उत्साह से अभ्यास करो, तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगे। बच्चों, यह क्या कहती है अवनी जागृति से? अब निराश या हतोत्साह, हताश यानी बच्चों निराश होता है, यह शब्द समूह बनता है। जिसकी आशा नष्ट हो गई है उसे कहा जाता है हताश। तो बच्चों, हताश होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे कहते हैं कि अवनी की जागृति में तो चाहती हूँ कि तुम दुगने उत्साह से
अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी और तुम जिले में नहीं लेकिन पूरे गुजरात में प्रथम आओगे। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगे। बच्चों, यहाँ जो शब्द बनता है मनोयोग, तो मनोयोग का अर्थ होता है ध्यान पूर्वक। तो अवनी जो है जागृति से कहती है कि तुम मेरी बात मानोगे और अपने अभ्यास में ध्यान लगाकर बैठ जाओ, जिसकी वजह से आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारी सखी अवनी। तो बच्चों, हमने आश्वासन पत्र के बारे में भी समझ लिया है। आश्वासन पत्र के बारे में समझ लिया बच्चों। यहाँ प्रश्न होता है कि आश्वासन पत्र कहाँ से लिखा था? तो मातृछाया स्टेशन रोड, कालपुर, अहमदाबाद से। किस दिनांक को लिखा था? तो 17 नवंबर 2011 को लिखा गया था। आगे बच्चों प्रश्न होता है आश्वासन पत्र किसने लिखा था? आश्वासन पत्र अवनी ने अपने सखी जागृति को लिखा था। क्यों लिखा था बच्चों? तो जागृति खेल महाकुंभ में असफल यानी अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर उसे आश्वासन देने के लिए यह पत्र लिखा था। आगे है बच्चों, प्रश्न होता है अवनी ने अपनी सखी जागृति को क्या कहा? तो अवनी ने अपनी सखी जागृति को कहा कि अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम दुगुने उत्साह से अभ्यास करोगे तो अगले साल आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। यह कहा था। तो बच्चों, हमने प्रश्न भी देख लिए। अब हम देखते हैं पत्र 4, अनुमति पत्र। बच्चों, अनुमति पत्र यानी कहा जाता है सम्मति पत्र। सम्मति पत्र में क्या है बच्चों? प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। प्रवास जाना है इसलिए अनुमति यानी बच्चों आज्ञा देता हुआ पत्र है। तो वह पत्र किसे लिखा था? तो रमेश जो है वो रमेश ने अपने पिताजी को लिखा था। पता है जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। अनुमति पत्र कहाँ से लिखा है बच्चों? जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद से लिखा था। किस दिनांक को लिखा था? 29 सितंबर 2011 को लिखा था। आगे देखो, आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई, आप मेरी जरा भी चिंता न करें। यानी बच्चों, यहाँ अनुमति पत्र में क्या है? रमेश अपने पिताजी से कहता है कि आपका पत्र मिला, सबको कुशलता जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई, आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफा देखने जाने वाले हैं। रमेश अपने पिताजी से कहता है कि मैं आपको सूचित करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों होती है? तो हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी जो है अगले महीने 17 तारीख को कहाँ जाने वाले हैं बच्चों? अजंता एलोरा की गुफा देखने जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। प्रवास 3 दिन का रहेगा, 800 रुपये का खर्च आएगा। रमेश अपने पिताजी से कहता है कि मैं भी इस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था है, 3 दिन का प्रवास है, 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत, डेविड इस प्रवास में जाने वाले हैं।
पिताजी से कहते हैं कि मेरे सभी जो मित्र हैं वो मित्र भी इस प्रवास में जाने वाले हैं, मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा प्रवास के लिए मुझे अनुमति देना और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। बच्चों यहाँ शब्द है अनुमति यानी आज्ञा, मनी ऑर्डर यानी धनादेश, कृपा यानी दया होता है। तो रमेश अपने पिताजी से क्या कहता है कि मेरे सभी जो मित्र हैं वो सभी मित्र भी प्रवास में जाने वाले हैं, जिसकी वजह से मैं भी उसके साथ शामिल होना चाहता हूँ। पिताजी मुझे अनुमति देना, 800 रुपया मनी ऑर्डर करके भेज देना। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। तो बच्चों यहाँ जो है अनुमति पत्र के बारे में हमने समझ लिया। तो अनुमति पत्र जो है बच्चों, उसका प्रश्न बनता है कि अनुमति पत्र कहाँ से लिखा गया था। तो जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद से लिखा गया था। अनुमति पत्र किस दिनांक को लिखा था। तो 29 सितंबर 2011 को लिखा गया था। आगे है बच्चों, रमेश ने अपने पिताजी से कहाँ जाने की अनुमति मांगी थी। तो कहाँ जाने की अनुमति मांगी थी बच्चों, अजंता एलोरा की गुफा देखने जाने की अनुमति मांगी थी। यानी प्रश्न ऐसा भी बनता है बच्चों को, रमेश कहाँ जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता है। तो रमेश अजंता एलोरा की गुफा देखने जाने वाला है। क्यों जाना चाहता है, तो उसके सभी मित्र जो है वो सभी मित्र इस प्रवास में जाने वाले थे। आगे भी बच्चों प्रश्न होता है कि रमेश ने प्रवास खर्च के लिए कितने रुपये मांगे, 800 रुपये मांगे थे। तो बच्चों हमने प्रश्नों के बारे में भी देख लिया। अगला पत्र जो है बच्चों 5वां प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में क्या है बच्चों, छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। छुट्टी यानी अवकाश के लिए प्रधान अध्यापक को, आचार्य साहब को पत्र लिखा गया है। तो बच्चों यहाँ प्रार्थना पत्र जो है, प्रार्थना पत्र किसे लिखा था। तो मनोज पटेल ने लिखा था। किसे, आचार्य महोदय को। यहाँ पता है देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। प्रार्थना पत्र कहाँ से लिखा गया था बच्चों, देसाई फलिया, भावनगर से लिखा गया था। किस दिनांक को लिखा था, 23 फरवरी 2011 को। आगे देखो, सेवा में श्री आचार्य महोदय, DS सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर, आदरणीय गुरुदेव। सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका एकलौता भाई हूँ। बच्चों एकलौता का अर्थ होता है अकेला। उस शब्द समूह के लिए भी शब्द प्रयोग होता है बच्चों। जो अकेला है वो एकलौता कहा जाता है। हम लोगों ने यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है उससे तो आप अनजान नहीं है। मनोज पटेल जो है वो आचार्य महोदय को संबोधित करते हुए क्या कहता है कि सविनय निवेदन है, यानी कि मेरी बहन की शादी जो है 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका अकेला भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की बहुत धूमधाम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं है। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। बच्चों यहाँ अवकाश शब्द है, अवकाश यानी छुट्टी होती है, कृपा यानी दया, फलतः हम बच्चों कहते हैं फलतः यानी परिणाम स्वरूप। तो मनोज पटेल जो आचार्य महोदय से कहता है कि परिणाम स्वरूप मैं तारीख 24 से लेकर 28 5 दिन के
5 दिन तक विद्यालय में हाजिर नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र जो है इस प्रार्थना पत्र के साथ मैं भेज रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे यह छुट्टी प्रदान करेंगे और मुझ पर कृपा करेंगे। उसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। बच्चों, यहाँ कृतज्ञ शब्द जो है तो क्या होता है, उपकार मानने वाला, जिसे कहा जाता है कृतज्ञ। तो इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल। तो बच्चों, यहाँ जो है प्रार्थना पत्र किसने लिखा था, तो मनोज पटेल ने आचार्य महोदय को लिखा था। और बच्चों, इसमें सभी प्रश्न होता है कि प्रार्थना पत्र किसने लिखा था और क्यों लिखा था। तो मनोज पटेल ने आचार्य महोदय को लिखा था। क्यों लिखा था, तो अपनी बहन की शादी है और शादी में जाने के लिए मनोज पटेल को 5 दिन की छुट्टी चाहता था। और बच्चों, प्रार्थना पत्र कहाँ से लिखा गया था, तो देसाई फलिया भावनगर से लिखा गया था। किस दिनांक को, 23 फरवरी 2011 को लिखा गया था। तो बच्चों, हमने जो यह 5 पत्र जो है, यानी कि 5 पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, उसके बाद आश्वासन पत्र, चौथा अनुमति पत्र, 5वां प्रार्थना पत्र, ये 5 पत्र के बारे में पढ़ लिया। और बच्चों, सभी पत्र के प्रश्नों के बारे में भी समझ लिया है, जानकारियाँ प्राप्त कर ली है। तो बच्चों, 5 पत्र जो है उसे पढ़कर सभी प्रश्न जो है उसे आपको तैयार करना होगा। और आज इतना ही बच्चों हम पढ़ेंगे। अगले तास में हम बच्चों पत्र 6 कार्यालयी पत्र और डायरी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।